जरा सोचिए, दुबई में आधी रात को आपकी आंख खुले और सन्नाटे की जगह पानी का खौफनाक शोर सुनाई दे। कुछ घंटे पहले सूखी सड़कें पल भर में गायब हो चुकी थीं। चारों तरफ तबाही तैरती गाड़ियां, फंसे हुए लोग और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ठीक ऊपर आसमान को चीरती हुई बिजली। ये कोई फिल्म नहीं है। 27 मार्च 2026 को कुदरत ने इस आधुनिक अजूबे को घुटनों पर ला खड़ा किया था। मौसम वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान के ऊपर एक अनोखा मौसमी चक्र बनते देखा। सिर्फ 3 दिन में पूरे साल की बारिश का अनुमान था। एक बड़ी आफत दस्तक दे रही थी। वैज्ञानिक इसे हैरान करने वाला बता रहे थे। मिडिल ईस्ट में चक्रवात जैसा सिस्टम बन रहा था। जहां साल में सिर्फ 4 इंच बारिश होती थी, वहां अब ऐतिहासिक तबाही आने वाली थी। मौसम विभाग ने पीला और नारंगी अलर्ट जारी कर दिया था। पूरे यूएई में चेतावनी भेज दी गई थी। प्रशासन ने लोगों को बाढ़ वाले इलाकों और घाटियों से दूर रहने को कहा, लेकिन खतरे को जानना और उससे बचना दो अलग बातें हैं। गुरुवार की रात तबाही टूट पड़ी। पुलिस और आरटीए टीमें तैनात थीं, लेकिन इस तूफान का खौफनाक रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी और लगातार गिरती बिजली ने आसमान को दहला दिया था। मूसलाधार बारिश के बीच दुनिया हैरान होकर इस रेगिस्तानी शहर को डूबते देख रही थी। इस मंजर से दुनिया अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। कुदरत ने रेगिस्तान पर हक जता दिया। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का सामना कुदरत से हुआ। बादलों को छूती 8,200 फीट की इंसानी जिद पर आसमान ने वार किया था। शुक्रवार सुबह तक तबाही साफ दिखने लगी थी। तूफान थमा नहीं, बल्कि और तेज हो गया था। दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कें सैलाब के नीचे दफन हो चुकी थीं। राहत टीमें लगातार जुटी रहीं, क्योंकि सिर्फ 48 घंटों में पूरे साल भर के बराबर पानी बरस चुका था। शारजा इस आपदा का मुख्य केंद्र बन गया, जहां सड़कें नदियां बन गईं। शारजा एयरपोर्ट जैसे मुख्य ठिकाने ठप हो गए और हजारों मुसाफिर फंस गए। ये इस बात का सबूत था कि कुदरत के आगे हमारा हर निर्माण बौना है। ये यूएई के इतिहास का वो काला दिन था जब बादलों ने अपना बदला लिया। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी काम रुक गया। प्रशासन ने सख्त हिदायत जारी कर दी थी, बिना कंफर्म बुकिंग के एयरपोर्ट ना आए और घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचें। मौसम की मार के बीच एक नया घोटाला शुरू हो गया। जालसाज डरे हुए यात्रियों को नकली रिफंड फॉर्म भेजने लगे। जमीन पर जिंदगी पूरी तरह थम गई थी। सुरक्षा के लिए डिलीवरी एजेंटों को रोक दिया गया, क्योंकि पानी घरों में घुसने लगा था। सुबह का सफर किसी बुरे सपने जैसा था, जहां सड़कों और जलमग्न अंडरपासों के बीच का अंतर ही खत्म हो गया था। पुलिस ने सिर्फ 6 दिनों में 1,17,000 से ज्यादा कॉल्स अटेंड किए, जबकि बचाव दल दिन रात मुस्तैदी से काम कर रहे थे। लेकिन यह तबाही यूं ही नहीं आई। आने वाले खतरों के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। यूएई में तूफानी दिन बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में नमी बढ़कर भारी बारिश ला रही है। ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा नमी और वातावरण में ज्यादा ऊर्जा, जो ऐसे विनाशकारी तूफानों को जन्म देती है। प्रकृति रुकने वाली नहीं है। बदलते मौसम के बीच ये घटना एक गंभीर चेतावनी है। 2024 की बाढ़ ने यूएई में क्लाउड सीडिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। विमानों के जरिए बादलों में नमक के क्रिस्टल छोड़े जाते हैं ताकि बारिश हो सके। क्या इस तकनीक ने आपदा को और बड़ा बना दिया? इन सवालों के पुख्ता जवाब कभी नहीं मिले, और मार्च 2026 की इस तबाही के बाद ये सवाल फिर से उठने लगे हैं। यूएई का क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है, जिसे पानी की कमी दूर करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन आलोचक लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि खराब मौसम में ये तकनीक मामूली तूफान को भी महाविनाश में बदल सकती है। प्रशासन हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि दोनों बार की बाढ़ में क्लाउड सीडिंग का कोई हाथ था। उनका कहना है कि ये सब बड़े मौसमी चक्रों का नतीजा था। ये बहस और वैज्ञानिक दावों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आलीशान शहर बेहद संवेदनशील है। यहाँ की इमारतें, आलीशान सड़कें और अत्याधुनिक तकनीक वाकई बेमिसाल हैं, जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। लेकिन तेज तूफानों के दौरान यहाँ के निचले इलाके पूरी तरह लाचार हो जाते हैं।
रेतीली जमीन पानी सोख नहीं पाती, जिससे मामूली बारिश भी भयंकर बाढ़ का रूप ले लेती है। बदलते मौसम की रफ्तार इतनी तेज है कि इसके मुकाबले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को अपग्रेड करने में पीछे छूटता जा रहा है। तो फिर उस भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर हालात की समीक्षा की। आखिरकार शनिवार सुबह तक देश के सभी हिस्सों में मौसम सामान्य होने की पुष्टि कर दी गई। आंधी तूफान भले ही थम गया था, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में राहत टीमें तैनात की गईं। सड़कों, अंडरपासों, सोसाइटियों और बाजारों से पानी निकाला जा रहा था। छुट्टी का पूरा वीकेंड राहत और बचाव के कामों में ही बीत गया। भीषण गर्मी के बीच मलबे को हटाया गया और सड़कों पर जमा पानी निकाला गया, जहां डूबी हुई गाड़ियों को लोग छोड़ भागने पर मजबूर हुए थे। अरब प्रायद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित पहाड़ी इलाके मुसंडम में भी इस भयंकर मौसमी सिस्टम के कारण भयानक बाढ़ आई थी। खासब की गलियों में पानी का तेज बहाव था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की। ओमान, बहरीन और कतर भी इसकी चपेट में थे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये इस पूरे क्षेत्र में दशकों में देखा गया सबसे विनाशकारी तूफान था। ये कोई स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके पर बरपा कहर था। इतिहास में कभी इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर तबाही का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और आज आप और मैं जिस हकीकत के सामने खड़े हैं, उसका असली मतलब क्या है? दुबई ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मीनार खड़ी है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी। इसने अंतरिक्ष से दिखने वाले कृत्रिम द्वीप बनाए, बंजर रेगिस्तानी तट को दुनिया के सबसे पसंदीदा और आलीशान शहरों में बदल दिया। और ये सब सच है, वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन मार्च 2026 का ये तूफान हमें याद दिलाता है कि कुछ ताकतें पैसा, तकनीक, महत्वाकांक्षा और प्लानिंग से भी ऊपर हैं। ये याद दिलाता है कि समुद्र से घिरा समतल जमीन पर बसा ये रेगिस्तानी शहर कितना लाचार हो जाता है जब आसमान अपना कहर बरपाने पर आमादा हो। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरी और वो बच गया। इंजीनियरिंग तो टिक गई, लेकिन शहर की सड़कें फिर भी पानी में डूब गईं। एयरपोर्ट पर कामकाज ठप हो गया। लोग बेबस होकर फंसे रहे। गाड़ियां लावारिस छोड़नी ही पड़ी। लोग अपने घरों में कैद होकर खिड़कियों से बरता पानी देखते रहे। उस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, वे डरे हुए थे। और उनका वो डर बेबुनियाद नहीं था। जब हमें ये एहसास हो कि हमारा बनाया ये आलीशान ढांचा उतना सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा खौफ आना लाजमी है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। ऐसा सवाल जिससे आज वैज्ञानिक, प्लानर्स, नीति निर्माता और यूएई के बाशिंदे जूझ रहे हैं। ये एक सीधा और बेहद असहज करने वाला सवाल है। अगर मार्च 2026 में इतना भीषण और तबाही मचाने वाला तूफान आ सकता है, तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा? जब पर्यावरण बदलाव इस इलाके के मौसम को और भयानक बना देगा, तब क्या होगा? तूफान तो चला गया, पर चेतावनी हमेशा के लिए छोड़ गया। आप जहां भी हैं, सुरक्षित रहें। अगर आप अभी यूएई में हैं, तो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, दुबई पुलिस और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें। और अगर दुबई, शारजाह या यूएई में आपका कोई भी अपना रहता है, तो उन्हें तुरंत फ़ोन लगाइए। बस फ़ोन कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें कभी भी ये कड़वा सच याद दिला सकती है कि हमारे अपनों का कल हमारे साथ होना तय नहीं है। और ऐसा तूफान इस सच को पूरी तरह साफ कर देता है। यही इस कहानी का वो पहलू है जो कोई भी न्यूज़ चैनल आपको कभी नहीं दिखाएगा। वो सच जो बाढ़ के पानी और वायरल वीडियो से कहीं आगे का है। वो खामोशी जो कैमरों के हटने और दुनिया का ध्यान किसी और आपदा पर जाने के बाद पीछे छूट जाती है। आखिर ऐसी तबाही के बाद शहर का क्या होता है? वहां रहने वाले उन बेकसूर लोगों का क्या होता है? जब कुदरत बिना किसी चेतावनी के कहर ढाती है, असली कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। और 27 मार्च 2026 को अरब प्रायद्वीप में आए इस तूफान की कहानी भी अभी शुरू हुई है। आइए पहले इसके मानवीय नुकसान की पड़ताल करते हैं। हम आसानी से भूल जाते हैं कि उन गाड़ियों में जीते जागते इंसान थे, कमर तक पानी में खड़े लोग जिनके घरों में नीचे से पानी भर रहा था। शारजाह एयरपोर्ट पर 30 घंटों से जागे वो बेबस मुसाफिर जो बिना किसी उम्मीद के डिपार्चर बोर्ड पर लगातार उड़ानों की देरी का तमाशा देखने को मजबूर थे।
मदद के लिए फोन करके इंतजार करते वो लाचार लोग, क्योंकि राहत कर्मी पहले ही अपनी तय सीमाओं से कहीं ज्यादा दबाव में काम कर रहे थे। जरा सोचिए, 27 मार्च की सुबह दुबई में कैसा मंजर रहा होगा, जब बादलों की तेज गड़गड़ाहट से आपकी खिड़कियां हिल उठी होंगी। मोबाइल पर संदेशों की बाढ़ आ गई, रास्ते बंद, अंडरपास डूबे हुए। जब आपने खिड़की से बाहर देखा तो नीचे की सड़क किसी नहर जैसी नजर आई। पानी इतना गहरा, ठहरा हुआ और डरावना था। और फिर उस शुक्रवार की सुबह दुबई और शारजा के हजारों लोगों को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या इस पानी में गाड़ी उतारी जाए? क्या इंतजार करें? या बॉस को फोन करके बताएं कि इमारत से बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका है? या फिर पैदल ही निकल पड़े, जहां फुटपाथ के आगे गहरे अनजान पानी में पैर फिसलने का जानलेवा खतरा हो। खौफ और अनहोनी के बीच तालमेल बिठाने का ये व्यक्तिगत संघर्ष यूएई में हजारों लोगों ने उस दिन करीब से महसूस किया था। इसके बाद घंटों तक रेस्क्यू की खबरें आती रहीं। दुबई पुलिस की टीमें फंसी हुई गाड़ियों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थीं। सिविल डिफेंस के गोताखोर वहां उतरे जहां पानी जानलेवा था, और नावों के जरिए बुजुर्गों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा था। पिछली रात से लगातार ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में लोगों को इस अंधेरे से बाहर निकाल रहे थे। मार्च 2026 के इस भयानक तूफान में राहत कर्मियों का साहस और काम के प्रति समर्पण वाकई सलाम के काबिल है। बेकाबू हो चुके शहर की उस अफरा तफरी में इन जांबाजों ने जो किया वो असाधारण था। ये मानवीय जज्बे की जीत थी, बहादुरी की एक ऐसी कहानी जिसे पानी उतरने के सालों बाद भी याद किया जाएगा। ये हमारी साझी कहानी है, लेकिन एक असहज करने वाला सवाल उठाना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि इतने सारे लोगों को बचाने की जरूरत पड़ी? नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद सड़कें और अंडरपास गाड़ियों से पटे पड़े थे। हर तरफ भारी जाम था। ऐसा क्यों हुआ? कुछ हद तक ये इंसानी फितरत है। हम आने वाले खतरे को गंभीरता से नहीं लेते। फोन पर आया अलर्ट अनदेखा करना आसान है, लेकिन घुटनों तक भरे पानी में खड़े होना बिल्कुल अलग बात है। हमारी मानसिक सोच ऐसी होती है कि बुरी चीजें हमेशा दूसरों के साथ कहीं और होंगी, हमारे साथ आज यहां कभी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह हमारा सिस्टम भी है। दुबई जैसे तेज रफ्तार शहर में, जहां काम के लंबे घंटे और कड़े व्यावसायिक नियम हैं, वहां लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में काम करने वाले लाखों लोगों के पास आसानी से घर पर बैठने का कोई विकल्प नहीं था। जिन डिलीवरी राइडर्स पर तूफान के दौरान काम की रोक थी, वे अपनी कमाई के लिए इसी पर निर्भर थे। 1 घंटे की छुट्टी यानी सीधे कमाई का नुकसान। मुख्य शहर से दूर लेबर कैंपों में रहने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों, घरेलू कामगारों और दुकान के कर्मचारियों के पास आखिर क्या रास्ता बचा था? ये वे लोग नहीं हैं जो दफ्तर जाने वालों की तरह घर से काम चुन सकें। आपदा के समय आर्थिक असमानता असलियत सामने लाती है। आइए अब एयरपोर्ट के हालात देखें। शारजा और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ उड़ानों में देरी का मामूली मामला नहीं था। वो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक संकट था जिसने दुनिया भर के एयरलाइन नेटवर्क को हिला कर रख दिया और हजारों यात्रियों को लाचार छोड़ दिया। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर अरेबिया का मुख्य अड्डा है, जो मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। लेकिन जब ये एयरपोर्ट ठप पड़ता है तो कोलंबो, कराची, बेरूत और इस्तांबुल तक की उड़ानें हवा में लटक जाती हैं। कई उड़ानों वाली यात्राओं के टिकट बुक कराने वाले यात्री घर से हजारों मील दूर बिना किसी दूसरी फ्लाइट के विकल्प के फंस गए। हमारी पड़ताल और चश्मदीदों के मुताबिक इस भीषण तबाही के दौरान शारजा एयरपोर्ट के अंदर के हालात बेहद डराने वाले थे। फर्श पर सोते हुए सैकड़ों मुसाफिर, छोटे बच्चों के साथ कोने कोने में जगह तलाशते परेशान परिवार, बंद फोन लिए लोग चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहे थे जो खुद ठप पड़े थे। अनाउंसमेंट के नाम पर बस एयरलाइन से संपर्क करने और सब्र रखने की खोखली हिदायतें मिल रही थीं। मानो 24 घंटे की इस अफरा तफरी के बाद सब्र कोई ऐसी चीज हो जिसे बस एक आवाज पर हासिल किया जा सके। खाना खत्म हो रहा था, गुस्सा भड़क रहा था, और सुरक्षाकर्मी उस माहौल को संभालने में जुटे थे जो एयरपोर्ट नहीं बल्कि कोई शरणार्थी शिविर लग रहा था। उधर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी यही संकट मंडरा रहा था, लेकिन बेहद भयानक और बड़े पैमाने पर।
डीएक्सपी दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। आम दिनों में ये लाखों लोगों के सफर को बेहद शानदार और आसान बनाने वाली एक बेमिसाल मशीन की तरह काम करता है। लेकिन हवाई अड्डों का ढांचा अनुमानों पर टिका होता है। वे मानकर चलते हैं कि दीवारों के बाहर बुनियादी ढांचा ठीक काम कर रहा होगा। वे मानकर चलते हैं कि सड़कें खुली होंगी, गाड़ियां चल रही होंगी और फंसे यात्रियों के लिए होटल तैयार होंगे। लेकिन जब 27 मार्च को दुबई में आए, तूफान जैसे हालात उन बुनियादी अनुमानों को तबाह कर देते हैं, तो एयरपोर्ट सिर्फ धीमा नहीं पड़ता, वो पूरी तरह थम जाता है। क्योंकि ये देरी सिर्फ टर्मिनल तक सीमित नहीं रहती। हर लेट फ्लाइट का मतलब है एक और देरी, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी का सफर रोक देती है। इस बड़े एयरपोर्ट पर आई रुकावट का असर पूरी दुनिया में फैलता है। उन यात्रियों का सफर भी तबाह हो जाता है जो कभी दुबई के पास भी नहीं गए, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में आए तूफान ने उनका रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। और फिर इस संकट का वो पहलू भी है जिस पर कोई बात नहीं करता, यानी माल ढुलाई का काम, जिसके आर्थिक नुकसान बेहद गंभीर हैं। दुबई इंटरनेशनल और अल मक्तूम इंटरनेशनल मिलकर दुनिया के सबसे बड़े एयर कार्गो केंद्रों में से एक का निर्माण करते हैं। हर दिन यहां से भारी मात्रा में सामान गुजरता है, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ताज़ी सब्जियां और ज़रूरी मेडिकल उपकरण। लेकिन जब तूफान आता है तो ये पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है, सामान रुक जाता है और ख़राब होने वाली चीज़ें सड़ जाती हैं। दुबई से आने वाले पुर्जों के इंतज़ार में यूरोप और एशिया की फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं। ये आर्थिक चोट पानी से भरी सड़कों से कहीं ज़्यादा गहरी है। चलिए आप और मैं मिलकर इसके विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि यहाँ हो रही हलचल पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अरब प्रायद्वीप धरती के सबसे तेजी से गर्म होते क्षेत्रों में से एक है। यहाँ औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। हर 1 डिग्री गर्मी बढ़ने पर हवा में 7% ज्यादा नमी समा सकती है। ज्यादा नमी यानी ज्यादा ऊर्जा। ज्यादा ऊर्जा का मतलब है और भयानक बारिश। जो तबाही पीढ़ियों में एक बार आती थी, वो अब हर दशक में आने लगी है। फिर ये शहर के सामान्य मौसम का हिस्सा बन जाती है, जिसे झेलने के लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। अप्रैल 2024 की तबाही को 100 साल का सबसे बड़ा तूफान कहा गया, लेकिन मार्च 2026 की आंधी भी वैसी ही विनाशकारी थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि तबाही का चक्र सिकुड़ रहा है। 100 साल वाली बार अब हर 10-20 साल में आ रही है, जबकि ढांचा पुराने आंकड़ों पर बना है। ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण सबसे खराब हालात के पुराने अनुमानों पर किया गया था, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन इन चक्रों को तोड़ता है, तो पुराने ढांचे पर बार बार भयानक दबाव पड़ता है। दुबई इस हकीकत को जानता है, यूएई भी इसे समझता है और प्रशासन को इस खतरे का बखूबी अंदाजा है। 30 अरब दिरहम का तसरीफ ड्रेनेज प्रोजेक्ट इसका सबूत है, जो बारिश के पानी से निपटने के लिए एक बड़ा और जरूरी कदम है। लेकिन खतरे को समझना और उसका हल निकालना अलग बातें हैं। तसरीफ प्रोजेक्ट 2033 से पहले पूरा नहीं होगा, जबकि मार्च 2026 का तूफान समय से 7 साल पहले ही आ धमका। प्रकृति इंतजार नहीं करती। जब तक सरकारी इंजीनियर काम पूरा करेंगे, तब तक तूफान और ज्यादा ताकतवर, अप्रत्याशित और विनाशकारी बनकर लगातार दस्तक देते रहेंगे। आज के पुराने ढांचे और बिगड़ते मौसम की जरूरत के बीच जो बड़ी खाई है, उसे रातों रात पाटना मुमकिन नहीं है। पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद ये चुनौती बहुत बड़ी है। इस नए माहौल में एक ग्लोबल हब को बचाए रखना सिर्फ पैसों के बस की बात नहीं है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के डिजाइन को पूरी तरह बदलना होगा। जैसे जैसे खाड़ी क्षेत्र गर्म हो रहा है, निर्माण के पुराने नियम बेअसर होते जा रहे हैं। रनवे की जल निकासी क्षमता किसी दूसरे दौर के हिसाब से बनी थी, जो अब भारी बारिश के पर्दों के पीछे तेजी से गायब हो रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन को व्यापार में आने वाली इन अचानक और हिंसक रुकावटों के लिए तैयार होना होगा। दुबई का भविष्य अब उस ताकत और सहनशीलता की मांग कर रहा है, जिसे हम अभी केवल बनाना शुरू कर रहे हैं। तूफान थमने वाले नहीं हैं, वे आ रहे हैं और फासला बढ़ता जा रहा है। ये इंसानी इंजीनियरिंग और तेजी से बदलते पर्यावरण के बीच की जंग है, जिसे जीतना बेहद जरूरी है। इस नई हकीकत में अब आप और मैं सिर्फ एक ही बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये भयानक तूफान आते रहेंगे। इस कहानी का एक और पहलू भी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है, और ये इंसानियत से जुड़ा सबसे बड़ा सच है।
सवाल यह है कि दुबई जैसे शहर में अपनी जिंदगी बसाने के क्या मायने हैं जब आपको याद आए कि यह चमचमाता शहर मरुस्थल और समुद्र तल के नीचे बसा है। आज लाखों लोग इसे अपना घर मानते हैं। दुनिया भर से आए प्रवासियों ने यहाँ अपने घर बसाए हैं, अपने परिवार पाले हैं और अपने सपनों को साकार किया है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इस आधुनिक शहर में कोई तूफान उनकी जान को खतरे में डाल देगा। जब मार्च 2026 का तूफान आया तो यह सिर्फ एक मामूली हादसा नहीं था। ये एक नया सिलसिला था जिसने लोगों के सुरक्षित होने के एहसास को हमेशा के लिए बदल दिया। दुबई का भविष्य अब सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों और कंक्रीट पर नहीं बल्कि उस भरोसे की मजबूती पर टिका है जो उसने यहां रहने वाले लोगों के बीच बनाया है। फिर भी क्योंकि ये दुबई है, क्योंकि ये यूएई है और क्योंकि इस देश के हौसले और इरादे बेमिसाल हैं, इस आपदा के प्रति उनकी त्वरित प्रतिक्रिया ने एक बार फिर इतिहास रचा है। बाढ़ आने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रशासन द्वारा शुरू किया गया राहत और बचाव कार्य वाकई बेमिसाल था। यह मुकम्मल नहीं, पर इसकी रफ्तार चौंकाने वाली है। कुछ ही दिनों में प्रभावित सभी अमीरात में राहत अभियान एक साथ शुरू कर दिए गए। पंप चालू, सड़कें साफ, बिजली बहाल और सहायता प्रणालियां फौरन सक्रिय। संकट में संसाधनों को जुटाने की यूएई की संस्थागत क्षमता सचमुच काबिले तारीफ है और ये इस तरह दिखाई भी दी कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। भले ही इस बीच तैयारियों और लचीलेपन को लेकर कड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। दुबई उबर जाएगा, वो हमेशा संभलता है। ये कोई मार्केटिंग का नारा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है। इस शहर ने उन आर्थिक संकटों को मात दी है जो छोटे देशों को बर्बाद कर देते। इसने भू राजनीतिक तनाव, महामारी और साल 2024 की भयंकर बाढ़ को भी झेला है। ये 2026 की बाढ़ से भी उबर जाएगा। पानी घट जाएगा, सड़कें सूख जाएंगी और हवाई अड्डा दोबारा पूरी तरह चालू हो जाएगा। एक बार फिर आकाशीय बिजली झेलकर भी बुर्ज खलीफा खड़ा रहेगा। जिंदगी बहाल होगी, शहर आगे बढ़ेगा। लेकिन तूफान ने पीछे एक ऐसी चीज छोड़ी है जिसे पंप भी साफ नहीं कर सकते। इसने पीछे एक सवाल छोड़ा है जो दुबई के ऊपर रेगिस्तान की तपिश की तरह मंडरा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस शहर को किस मकसद से खड़ा किया जा रहा है? क्या दुबई को सदाबहार नखलिस्तान बनाने का सपना तब भी बचेगा जब अरब प्रायद्वीप की जलवायु हमेशा के लिए बदल रही है? क्या इंजीनियर और योजनाकार तेजी से कदम उठा रहे हैं? और क्या इस आपदा से बचाव का बजट वाकई पर्याप्त है? मार्च 2026 का ये तूफान इन सवालों का जवाब भले ही न दे, लेकिन इसने ये जरूर तय कर दिया है कि इन्हें अब टाला नहीं जा सकता। दुबई का आसमान बोल उठा है और इस शहर को अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के साथ इसे सुनना होगा। यह दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में से एक है और इस वक्त हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ चीजों को दोबारा बनाना नहीं है। अब हमें अलग तरह से बेहतर ढंग से निर्माण करना होगा, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां आसमान हमेशा एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। इस शहर को इतना मजबूत होना ही होगा क्योंकि ये तूफान भले ही चला गया हो, पर अगला तूफान पहले से ही आकार ले रहा है। ये गर्म होते अरब सागर के ऊपर वायुमंडल में कहीं बन रहा है और वो हमारा इंतजार नहीं करेगा। हमें तैयार रहना होगा। इस असाधारण शहर का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।